नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। यूथ कांग्रेस द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर के काजरी सभागार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए पुनः मुझ पर विश्वास जताया जाना देवतुल्य कार्यकर्ता का सम्मान है। वर्ल्ड स्पैरो डे के अवसर पर जोधपुर में वॉक फॉर स्पैरो का आयोजन। तो ये थी हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। जोधपुर यूथ कांग्रेस ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बाइक रैली निकाली। जोधपुर शहर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश गहलोत ने बताया कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान होती जा रही है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए जोधपुर की जनता को जागरूक करने एवं कांग्रेस के साथ जुड़ने का संदेश देते हुए आज बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गहलोत ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकाल रहा है, जिसमें यह संदेश दिया जा रहा है कि वह किस तरह केंद्र सरकार की अनीतियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ रही है और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसानों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है किसानों के साथ में, उसको लेकर आज जोधपुर शहर जिला युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रभारी मोहम्मद साई जी के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकाल रही है। शहरवासियों को एक संदेश दिया जा रहा है कि आप कांग्रेस के साथ जुड़ें, राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसके साथ जुड़ें और ये जो मोदी सरकार जो देश विरोधी गतिविधियां कर रही है उसको उखाड़ फेंके। धन्यवाद। देश में कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर के काजरी सभागार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में आए कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि सेमिनार के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों से 225 वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे, जिसमें 13 थीम के आधार पर 13 तकनीकी विषय पर शोध एवं चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 13 दिवसीय सेमिनार में किसानों को खेती में आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में शोध कर उनका क्या समाधान किया जा सकता है, इन विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही किसानों को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं एवं मौसम परिवर्तन की जानकारी के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान यह भी जानकारी दी गई कि तकनीकी रूप से कृषि को प्रभावित करने के उद्देश्य से भविष्य में IIT और काजरी साथ मिलकर कार्य करेंगे। ये प्रांगण में जो नेशनल सेमिनार हो रहा है 3 दिन का, इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने डिसाइड किए थे उसके बारे में एग्रीकल्चर को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि जो टारगेट दिया गया है 2030 तक, उसके अंदर एग्रीकल्चर जो 17 पॉइंट है उनमें से 7 पॉइंटों को एड्रेस करता है। तो एग्रीकल्चर को और जो चैलेंजेस हमारे पास टाइम के साथ आए हैं उनको किस तरह से अच्छी तरह से एड्रेस किया जाए, किसानों को और ज़्यादा क्लाइमेट के प्रति रिजिलियंस दिया जाए, उसके ऊपर 3 दिन ये चर्चा होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो डिस्कशन के अंदर, जो डिबेट के अंदर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनको गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे, ताकि उसको किसानों के वेलफेयर के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसको जो नए नए चैलेंज आ रहे हैं खेती के अंदर उनको एड्रेस किया जा सके। बात सेमिनार की करें तो इस सेमिनार से क्या नया निकल के आएगा? देखो, जो क्लाइमेट से, जलवायु परिवर्तन से जो किसानों को कुप्रभाव हो रहा है उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, कौन कौन सी नई वेराइटीज आई हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटी है, किसानों तक उनको कैसे पहुंचाया जाए, जो टेक्नोलॉजी क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है किसानों को उसके अंदर भागीदार कैसे बनाया जाए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह की स्कीमें होनी चाहिए ताकि किसानों को उसको डायरेक्ट फ़ायदा हो सके। और इसके अंदर एक बात ये कि अलग अलग मतलब कॉर्नर से साइंटिस्ट लोग आए हैं तो आपस में डेलिब्रेट करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस और लर्निंग शेयर की जाएगी और एक कॉमन क्या चीज़ निकल के आ सकती है जो किसानों के वेलफेयर के लिए हो, इसके अंदर अच्छी तरह से उसके ऊपर डिबेट किया जाएगा। ओके, आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, मैं सहायक महानिदेशक हूँ शस्य विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, ICAR हेडक्वार्टर। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर विशेष रूप से बुलाई गई है। इसमें 225 से अधिक पार्टिसिपेंट्स भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से आए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में
7 थीम रखी गई हैं और 7 थीम्स को 13 टेक्निकल सेशंस में डिवाइड किया गया है। हर एक सेशन के अंदर एक विषय के ऊपर वैज्ञानिक लोग मिलकर चर्चा करेंगे। अब तक जो अचीवमेंट्स हुई हैं उस पर भी गौर फरमाएंगे और आगे क्या करने की आवश्यकता है, कौन सा वीक लिंक है जिसकी वजह से हम और अपने रिसर्च को इंटेंसिफाई करें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो माइलस्टोन हमें 2030 तक प्राप्त करना है उसके ऊपर गहन रूप से चर्चा सभी प्रतिभागी करेंगे। मुख्य रूप से दो चीज़ें निकल के आएंगी। पहली तो ये कि अगर रिसर्च में कोई गैप है उस गैप को आगे किस तरह से संभाला जाए, और दूसरा इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन की भी क्या इनपुट हम दे सकते हैं। अब तक का जो अनुभव रहा है, कौन सी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ों को ठीक काम करने की आवश्यकता है, ये भी चीज़ें इस डिस्कशन से निकल कर आएंगी। कोई सरकार को भी सिफारिश की जाएगी नई चीज़? बिल्कुल, देखिए जितनी भी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सभी रिकमेंडेशंस को जो अलग अलग विषयों के ऊपर बनेंगी उनको सिंथेसाइज करके और स्टेट गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जितनी भी संबंधित मंत्रालय हैं उन सभी को भेजी जाएगी। देखिए, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एरियाज वेयर we need technology interventions, क्योंकि agricultural technology is something very fundamental, because without food, without our survival, it cannot happen. So IIT is looking into various aspects of biosciences which are linked with agriculture, looking at AI, IoT and all these things which are to be discussed here. That way IIT is integrated, and we're also looking forward to collaboration with Kajri and ICR. We're already having some activities going on. So that way IIT is also linked with agriculture and the sustainability challenge that agriculture is facing, and particularly arid zone agriculture. That means this region, how agriculture in this region can be sustained despite challenges of climate, is what is IIT's interest, and IIT is involved because of that with Kajri collaborating. जोधपुर से तीसरी बार लोकसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मेरे आदर्श विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। अद्वितीय मार्गदर्शक गृह मंत्री अमित शाह जी और अत्यंत निपुण संगठनकर्ता जेपी जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। शेखावत ने कहा कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए पुनः मुझ पर विश्वास जताया जाना देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों का सम्मान है। मैं जनता जनार्दन का एक सेवक मात्र हूँ। भाजपा मेरी पहचान है और मैं जोधपुर के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व को सौभाग्य मानता हूँ। सेवा, श्रम और समर्पण में पूर्ववत कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। शेखावत ने कहा कि मैं टिकट को पार्टी कार्यकर्ता और जोधपुर की जनता को समर्पित करता हूं। जिस तरह पिछले 10 वर्षों के दौरान जोधपुर के चहुमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था, उसी प्रकार आगे भी विकास के नए मापदंड स्थापित किए जाएंगे। शेखावत 2 दिवसीय पोखरण प्रवास से जोधपुर लौट रहे थे तो उन्हें तीसरी बार जोधपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट देने का ऐलान हुआ। जैसे ही केंद्रीय मंत्री शेखावत दिल्ली जाने के लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने गगनचुंबी नारों के बीच शेखावत को फूल मालाओं से लाद दिया। कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी कहो दिल से, मोदी फिर से और गज्जू बन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, सारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे एक बार फिर जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की सेवा का अवसर दिया है। सेवा का ये अवसर सुलभ कराने के लिए मैं पार्टी के सभी नेताओं का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का मैं जो कुछ भी सेवा कर पाया, उनका स्नेह जीत पाया, उनके दिल के साथ में मैं जुड़ पाया, ये उसी के शुभ आशीर्वाद और शुभ फल के रूप में पार्टी के नेतृत्व ने मुझे मौका दिया है। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये टिकट अपना जो है
आने वाले चुनाव के लिए और हमेशा के लिए समर्पित करता हूँ। ये उनको टिकट मिला है सबको। पार्टी कार्यकर्ताओं की बात कर ली, जोधपुर की जनता के लिए क्या कहने वाले हैं? देखिए, जोधपुर की जनता के लिए जो संकल्प, जो विश्वास जोधपुर की जनता ने किया है, हमने हमेशा ही उसको पूरा करने की कोशिश की है। जोधपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसकी दिशा में हमने बहुत सारा आगे काम किया है और आगे भी जोधपुर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए जोधपुर एक मॉडर्न सिटी बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। फाल्गुन मास के चलते रातानाड़ा ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर के महंत श्रीधर गिरी महाराज व संत गंगागिरी महाराज के सानिध्य में 9 मार्च शनिवार को मंदिर समिति व भक्तगणों की ओर से फाग महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके बैनर का आज श्रीधर गिरी महाराज, गंगागिरी महाराज, मंदिर समिति सदस्य मंजू डागा, मंजू प्रजापति, प्रियंका बोराणा आदि भक्तों द्वारा विमोचन किया गया। संत गंगागिरी महाराज ने बताया कि दोपहर 1 बजे से आयोजित फागोत्सव में महिला मंडल व कलाकारों द्वारा भजनों व होरियों की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही राधा कृष्ण व शिव की झांकी के साथ पुष्प होरी खेली जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फागोत्सव का आयोजन 9 मार्च को महंत श्रीधर गिरी जी महाराज के सानिध्य में रखा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की झांकियां प्रस्तुत होंगी और महिला मंडल के द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन रखा गया है। लक्ष्मणगढ़ शहर निवासी एवं मुंबई प्रवासी भामाशाह काशी प्रसाद मुरारका द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को भामाशाह काशी प्रसाद मुरारका ने लक्ष्मणगढ़ की आम जनता की सेवार्थ सीबी मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनवाए गए बस डिपो के बारे में बोलते हुए कहा कि ट्रस्ट द्वारा शहर के आम लोगों की सुविधा के लिए 7 वर्ष पूर्व हमने उक्त बस डिपो का निर्माण करवाया और यहां के नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया, किंतु प्रशासन की उदासीनता के चलते उक्त बस डिपो पर अभी तक रोडवेज बसों का ठहराव नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि बस डिपो को बने 7 वर्ष हो गए, किंतु अभी तक दुकानों का अलॉटमेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अगर बस डिपो को नहीं चलाना चाहती है तो उन्हें वापस दे दिया जाए। उनके द्वारा इस बस डिपो को एक बड़े अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। प्रशासन से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त बस डिपो को या तो वे चलाए या फिर उनको वापस सुपुर्द कर दिया जाए। एक तो उनका स्वीपर काम कर रहा है, एक वो गेट कीपर काम कर रहा है, 2 गेट कीपर काम कर रहा है, बाकी सब पैसा हमारा ही लग रहा है। वहाँ ट्यूबलाइट टूट गई। हमने शुरू में कोशिश की थी कि भाई इनको अप्रोच करें, तो प्रोसीजर इतना लंबा सा, ट्यूबलाइट टूट गई तो ट्यूबलाइट के लिए इंडेंट बनाओ, उसके लिए एक आदमी चाहिए, इंडेंट बना करके म्यूनिसिपैलिटी में भेजो। म्यूनिसिपैलिटी में एक टेबल से दूसरी टेबल में जाने में टाइम लगेगा, कारण वो ओके करेंगे तो पूछेंगे क्यों चाहिए, ये ट्यूबलाइट कब लगी थी, कितने रुपये में आई थी, वो पता लगाओ और कितने रुपये का बजट है। फिर वो दूसरी टेबल पे जाएगी, दूसरी टेबल से वो जब फाइनल टेबल पे पहुंचेगी तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है। इसमें 1 महीना लग जाता है या 15 दिन लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये सिस्टम की गड़बड़ है, ये म्यूनिसिपैलिटी की गलती नहीं है, बिल्कुल भी नगर पालिका की कोई गलती नहीं है, सिस्टम की गड़बड़ है। आज आप बताइए 15 दिन तक ट्यूबलाइट नहीं होगी तो कैसे चलेगा। बीच में वो तोड़ के चले गए, ये अपना वॉशरूम का कमोड तोड़ के चले गए, वहाँ की लाइटें ले गए, वहाँ के नल खोल करके निकाल के लेके गए। क्या करें। मेरे पास फ़ोन आया, बोले साहब कब तक करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे आदमी को मैंने कहा जब तक ज़रूरत है तब तक करो, अपन तक जब तक कर सकते हैं, लेकिन कोई पैसेंजर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है, पैसेंजर ही नहीं आते, ये दुर्भाग्य है हमारा। क्या करेंगे आप बताइए। अब दुकानों का अलॉटमेंट नहीं हुआ, दुकानें ऐसे पड़ी है, बंद पड़ी हैं। आज ये किसको नुकसान है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं था। आज म्यूनिसिपैलिटी को इसका फ़ायदा मिलता, कितने लोगों को रोज़गार मिलता, कितने लोगों वहाँ पे एक और उसकी शान बढ़ती। कहाँ बीच में बड़ी वाली वो जूम लाइट बोलते हैं शायद, वो ख़राब हो गई थी, कितने रुपए की आती, मैंने जयपुर से मंगा कर इमीडिएटली मंगा कर उनको दी। तो ये सब चीज़ें हैं, देखने में छोटी लगती है, लेकिन ये जो वेव सिस्टम इतना गड़बड़ है या इतना मतलब वेव्ड है, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वैसा है। इधर से घूम के वापस इधर ही आ जाओ, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। मुझे कोई दुख नहीं, आज बंद है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ। आज अगर म्यूनिसिपैलिटी नहीं चलाना चाहती है ये अपना बस स्टैंड, मुझे वापस दे दे, आई एम रेडी टू टेक इट बैक। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोल दूँगा एक बड़ा,
इसको कन्वर्ट करके बड़ा हॉस्पिटल खोल दूंगा। आई प्रॉमिस, यहाँ पे आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इसको बड़े हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दूंगा। हर टाइप की फैसिलिटी मिलेगी, सब कोई भी तकलीफ नहीं का। जैसे पुजारी जी मेरे को बोलेंगे वो काम मैं 100% कर दूंगा, लेकिन करो तो सही, आप कुछ करो तो सही। या तो ये चलाओ या मेरे को वापस दो। भाई साहब 7 साल हो गए हैं आज, 7 साल से ये बस स्टैंड बंद पड़ा है, और आगे भी क्या होगा मालूम नहीं। मेरी आपसे मीडिया के थ्रू सब पब्लिक से, समाज से, लक्ष्मणगढ़ के नागरिकों से, बासिंदों से, प्रबुद्ध लोगों से यही प्रार्थना है कि इसका कोई रास्ता निकाले, और अगर नहीं हुए तो मेरे को वापस दिला दे और मुझे परमिशन दिलाए कि मैं यहाँ हॉस्पिटल खड़ा कर दूँ। लुम्बाराम चौधरी को जालोर सिरोही से लोकसभा सांसद का टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से आतिशबाजी की। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर लुम्बाराम चौधरी ने रविवार को सावनेश्वर महादेव मंदिर में धूप लगकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। लोकसभा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि जालोर सिरोही में पानी की समस्या को दूर करने की प्राथमिकता रहेगी। माही का पानी जालोर सिरोही को मिले, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। सिरोही मुख्यालय को रेल लाइन से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। लोकसभा क्षेत्र की सड़क, शिक्षा, चिकित्सा आदि जो भी समस्याएं होगी उसे दूर किया जाएगा। लोकसभा क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धरातल से जुड़े किसान व आम कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट देकर कार्यकर्ता का सम्मान किया है। कार्यकर्ता कभी छोटा नहीं होता, जो काम करता है उसको भाजपा मौका देती है। पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने लुम्बाराम चौधरी को जीत की अग्रिम बधाई दी। पंडित अशोक रावल से लुम्बाराम ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। उसके बाद स्वरूपगंज में भाजपा आयोजित बैठक में पहुंचकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मुलाकात की। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, प्रधानमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, आदरणीय अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, सीपी जोशी और सिरोही जालोर के जिला अध्यक्ष पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट देकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता के लिए सिरोही जालोर के अंदर पानी की बहुत कमी है, उसके लिए मैं पूर्व में भी लड़ता रहा हूँ और अभी भी पानी के लिए मैं लड़ूंगा। माई और बत्तीसा पानी के लिए मैं कार्रवाई करके, यहाँ पानी की कमी है और जो नदियाँ सूखी है उसको जिंदा करने की कोशिश करूंगा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा की तृतीय साधारण सभा व चुनाव वर्ष 2024-25 लघु उद्योग भारती भवन सभागार में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अध्यक्ष श्रीमती अर्चना बिड़ला ने अपने स्वागत उद्बोधन में मुख्य शाखा द्वारा किए गए सेवा कार्यों एवं महिलाओं द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में सदन को अवगत कराया। प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा ने भारत विकास परिषद के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने परिषद के 60 वर्षों तथा मुख्य शाखा जो कि जोधपुर में 31 वर्षों से संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा प्रकल्पों के तहत तन मन धन से समर्पित भाव से सेवा पटल, रेडियोलॉजी एवं डायग्नोस्टिक्स लैब गीता भवन के पीछे तथा एम्बुलेंस सेवा लागत मूल्य पर उपलब्ध करवाती आई है के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। चुनाव अधिकारी गिरीश लोढ़ा एवं लोकेश कुमार मित्तल ने वर्ष 2024-25 के चुनाव मनोनयन के आधार पर करवाकर अध्यक्ष पद हेतु अर्चना बिड़ला, सचिव पद हेतु राजेंद्र मंत्री और कोषाध्यक्ष पद हेतु अरुण कच्छावा को मनोनीत किया। सचिव सुरेश चंद्र भूतड़ा ने मुख्य शाखा का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा जोखा सदन के समक्ष रखा, जो कि सदन द्वारा पारित किया गया। घरेलू चिड़िया को संरक्षित करने और बच्चों को इन घरेलू चिड़िया के बारे में जानकारी देने के लिए आज वर्ल्ड स्पैरो डे के अवसर पर जोधपुर में वॉक फॉर स्पैरो का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक रानीसर पदमसर तालाब से रवाना हुई इस वॉक में बच्चों के साथ अभिभावकों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। आयोजक शरद व्यास ने बताया कि पौराणिक काल से ही हमारे साथ साथ घरेलू चिड़िया, जिन्हें हम
बया या गोरेया के नाम से भी जानते रहती आई है। पहले जब अपने मकान बनाए जाते थे तो इन चिड़ियों के लिए भी अलग से छोटे छोटे स्थान बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे बदलते परिवेश में इन चिड़ियों के लिए घर के बाहर स्थान बनाना बंद कर दिया गया और ये चिड़िया भी लुप्त होने लगी और आज यह चिड़िया की प्रजाति लगभग लुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में इन चिड़ियों को संरक्षित करने और हमारे साथ इन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए यह वॉक आयोजित की गई, जिसमें आमजन को इन चिड़ियों के बारे में जानकारी देने के साथ ही इनके साथ पुनः जुड़ाव करने के लिए जागरूक किया गया। जो शहर है हमारा पुराना, उसमें अभी भी जो पुराना स्थापत्य है, पुरानी जो भवन निर्माण कला है, उसमें हमारे रहने के साथ साथ घर के बाहर जो छोटी सी नन्ही चिड़िया है हमारी हाउस स्पैरोज़, उनके लिए भी आशियाने छोड़े जाते हैं। तो ये पुरानी परंपरा थी और उसमें हमारे साथ वो भी रहे और सह अस्तित्व में रहे, क्योंकि ये जो हाउस स्पैरो है जंगल में कहीं भी नहीं मिलती है। ये जब हम जंगलों से रवाना होकर शहरों में आए तब से हमारे साथ में, और आज जो है इसको हम थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं या नए जो घर बना रहे हैं उसमें इनके लिए जगह नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए दिन ब दिन ये कम होती जा रही है। दूसरा बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी बोर का सीज़न आता है, जो मंडी में मिलते हैं छोटे छोटे बोर, वो बच्चों को खिलाया जाए बेर, और उनकी जो गुठलियाँ हैं वो अगर जगह जगह पर गिरती है, अगर बेरियाँ आ जाती है, बोल्टियाँ जिनको हमारी लोकल भाषा में कहते हैं, अगर वो है तो स्पैरो अवश्य ही आपके घर में आएगी। लेकिन हमें उन्हें देखना होगा। जहाँ कहीं भी आपको स्पैरो दिखाई देती है आप उसे देखें, उसके व्यवहार को देखें, जोड़ी को देखें, उनके बच्चों को देखें। अगर आप देखना शुरू करेंगे तो ही उससे वापस स्नेह आपका पनप पाएगा। उद्देश्य यह है कि हम शहर के बाहर जो लोग हमारे जाकर बस गए हैं उन्हें वापस हम अपने पुराने शहर में लाकर याद दिलाएं कि किस तरह से हम सह अस्तित्व में थे। ठीक उसी तरह से शहर के बाहर भी अगर वो है तो उसी सह अस्तित्व को वो कायम करें, को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स पूर्वी सेना कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तोगाशी युइची ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य अभ्यास में हुई प्रगति का जायजा लेकर दोनों टुकड़ियों को प्रोत्साहन देना तथा दोनों सेनाओं के बीच आपसी भाईचारे को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना था। महाजन रेंज में चल रहा अभ्यास धर्मा गार्जियन संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण है, जो संयुक्त राष्ट्र के अनुरूप अर्धशहरी वातावरण में एक संयुक्त कार्यबल के रूप में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह अभ्यास भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। इस अवसर की गरिमा को बढ़ाते हुए चेतक कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह भी इस दौरे में उपस्थित रहे। लेफ्टिनेंट जनरल तोगाशी युइची, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने अभ्यास के दौरान सैनिकों की हौसला अफजाई की। अभ्यास धर्मा गार्जियन जापानी और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच मजबूत बंधन और सहयोग का प्रमाण है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होती है। Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to Mahajan Field Firing Ranges and specifically to exercise Dharma Gajan. Exercise Dharma Gajan, as you all know, is a joint exercise between Indian Army and Japanese Ground Self-Defense Forces, which is conducted every year now. The first one was done in 2018 and the current one is the 5th edition. And this exercise is aimed at making our troops jointly perform tactical operations and build up jointness amongst them and integrity while operating at tactical level. And these operations are carried out in a semi-urban environment under a UN mandate. I'll take this opportunity on behalf of Indian Army and South Western Command. I welcome Lieutenant General Togashi Yuichi, Commanding General Eastern Army, Japanese Ground Self-Defense Forces, to Mahajan Ranges and to witness this exercise. You would have seen the activities carried out today, and it was very impressive part of the tactical drills carried out by both the troops of both countries, and you saw the kind of integration they have achieved and the kind of joint manship they achieved within a week only. They have been training together only for a week now. So I am happy to see the kind of level
they have achieved within a week. Exercise Dharma Gajan is a cornerstone of strategic partnership between Japan and India, and we are looking at building up further on the exercise towards achieving regional security and global cooperation. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल ने बताया कि जोधपुर शहर में कुल 33 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए और इन परीक्षा केंद्रों पर एक सत्र में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा में कुल 8,886 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र वितरण के लिए कुल 10 उप समन्वयकों की नियुक्ति की गई। वहीं परीक्षा केंद्र के सघन निरीक्षण किए जाने के लिए 10 सतर्कता दलों का गठन किया गया था। शहर के सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र नवचेकिया में स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में रविवार को भक्ति सागर महिला ग्रुप द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया। फाग उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर एवं फूलों से होली खेली। इस कार्यक्रम के दौरान जोधपुर सीए ब्रांच की कमेटी का गठन कर पूजा दूत को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष पूजा ने बताया कि वह जोधपुर सीए ब्रांच की पहली महिला अध्यक्ष है। इस बात की उन्हें बहुत खुशी है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। भक्ति सागर महिला ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि सभी महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ फाग उत्सव मनाते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। सभी को नमस्कार, मेरा नाम पूजा धूत है। मैं अभी सीए जोधपुर ब्रांच की पहली फीमेल अध्यक्ष चुनी गई हूँ और इसी के कार्यक्रम में माताजी भक्ति सागर ग्रुप के साथ हमने ये शानदार फाग उत्सव का कार्यक्रम रानी महल के प्रांगण में किया है, जो कि बहुत ही सुंदर है और माताजी भक्ति सागर की सभी औरतें बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और इनके साथ जुड़ने का हमारा ये प्रयास है कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे निसहारा लोगों की मदद करी जाए। आप सबका आशीर्वाद हमेशा चाहिए। माताजी भक्ति सागर ग्रुप के द्वारा रानी महल 3 मार्च रविवार के दिन यह कार्यक्रम यहाँ पर होली का फागोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर सीए इंस्टीट्यूट की पूरी टीम जो नई चुनी गई है सभी यहाँ पर मौजूद है। सीए पूजा राठी दिया दूत यहाँ पर और अपनी पूरी कमेटी के साथ यहाँ पर पधारी है और यह रानी महल जोधपुर नौचौकिया में स्थित है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होते रहते हैं। इनका पूरा कार्यक्रम जो है निशा जी भंडारी ये सब इनकी देखरेख में हो रहा है और यहाँ पर आज रानी महल को वृंदावन गोकुल धाम बना दिया गया है और इसके तहत क्या करना चाहूँगी कि यह सब फागुनिया साड़ी में जो औरतें हैं वह औरतें नहीं, ये सब गंगा की लहर है। आपका परिचय? मैं संतोष राठी, माताजी ग्रुप भक्ति सागर के प्रधान कार्यकर्ता और हमारे ग्रुप में 200 लोग हैं। इसमें हम सेवा का कार्य भी करते हैं। आज 120 और कन्याओं की शादियां हमने कर दी है और 26 डिलीवरी हमने इस ग्रुप में कर दी। आगे हमारे कार्यक्रम में 151 शादियां करने का टारगेट हमने लिया है, इसलिए आप सभी का सहयोग हमारे साथ है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूथ कांग्रेस द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर के काजरी सभागार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए पुनः मुझ पर विश्वास जताया जाना देवतुल्य कार्यकर्ता का सम्मान है। वर्ल्ड स्पैरो डे के अवसर पर जोधपुर में वॉक फॉर स्पैरो का आयोजन। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।